बच्चों अभी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। हमने एक्सप्लेनेशन कर ली थी, अभी हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमने एनसीईआरटी की स्टार्ट ले ही ली थी, सो उसमें हमने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो कर लिए थे। ठीक है, सो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, रीड again the extracts from Nehru's speech Tryst with Destiny and answer the following। नेहरू ने एक स्पीच दी थी, उन्होंने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी करके एक स्पीच दी थी, उसके कुछ यहाँ वो आपको रीड करना है, आपकी एनसीईआरटी में भी है, वो स्पीच रीड करो और नेहरू अपनी स्पीच में क्या बोल रहे हैं उन क्वेश्चन को आंसर करो। नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एक स्पीच दी थी, उस स्पीच के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उस स्पीच के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, वो आंसर करो। सो पहला है ए, व्हाई डिड नेहरू यूज द एक्सप्रेशन नॉट होली और इन फुली मेजर इन द फर्स्ट सेंटेंस। नेहरू ने पहले ही सेंटेंस में ऐसा शब्द यूज किया, नॉट होली और इन फुली मेजर, ऐसा एक शब्द यूज किया है नेहरू जी ने अपनी स्पीच के पहले ही सेंटेंस में। Because according to him the task undertaken was not complete and the pledges could not be fulfilled in a day or two, but they would be fulfilled one by one। ठीक है, उनके हिसाब से जो उन्होंने टास्क ली है, मतलब टास्क क्या थी, फ्रीडम, इंडिया की फ्रीडम, ठीक है, ब्रिटिशर से। सो उनके हिसाब से जो उन्होंने टास्क ली है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, और जो प्लेज बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जो प्लेज बनाया है वो एक दिन में तो पूरा नहीं होगा, बट दे वुड बी फुलफिल्ड वन बाय वन, वो एक एक करके पूरा होगा। तो वो वैसा ही बोल रहा है, नॉट होली और इन फुली मेजर, मतलब पूरी तरह से पूरा नहीं होगा या एक बारी में पूरा नहीं होगा, वो थोड़ा थोड़ा करके पूरा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बी, इसी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो नेहरू जी की स्पीच थी उसी के बेसिस पे बी वाला क्वेश्चन, व्हाट प्लेज डिड ही वांट द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक। वो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं उनको क्या शपथ खाने के लिए बोल रहे हैं, मतलब जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो उनको क्या बोल रहे हैं, नेहरू जी। सो व्हाट ही सेइंग, the pledge of dedication to the service of India and her people and to still larger cause of humanity। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं नेहरू जी उन लोगों को शपथ खाने के लिए बोल रहे हैं, किस चीज की, सर्विस ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया है वो उनको इंडिया को सर्व करेंगे, इंडिया की सेवा करेंगे, और दूसरा हर पीपल, इंडिया के पीपल, हर मतलब इंडिया की बात की जा रही, मदरलैंड इंडिया जो हमारी धरती माँ है, धरती माँ की सेवा करेंगे और धरती माँ में रहने वाले लोगों की सेवा करेंगे। कौन, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो लोग, 299 मेंबर्स, एंड टू स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब वो लोग इंसानियत की सेवा करेंगे। ठीक है, प्लेज लें कि वो इंसानियत की भी सेवा करेंगे। The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye। Who was he referring to? अब एक लाइन बोली, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जब स्पीच बोल रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, पूरे मतलब वो पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने एक लाइन बोली थी। क्या लाइन थी, The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye। कि हमारी जनरेशन के एक महान इंसान की ये एम्बिशन है कि हर किसी की आंख से एक एक आंसू को मिटा दूं। किसके बारे में बोल रहे थे नेहरू जी? नेहरू जी ने क्या बोला, फिर से समझो, हमारी जनरेशन मतलब मेरी जनरेशन, उनकी, जवाहरलाल नेहरू की जनरेशन का एक महान आदमी, उसने ये शपथ ली है कि हर इंसान की एक इंसान की आंख का आंसू मैं मिटा दूं। वो किसके बारे में बोल रहे थे? वो महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे थे नेहरू जी। ठीक है, सो द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। ठीक है, सो महात्मा गांधी ने बोला था। सो नेहरू जी ने अपनी स्पीच में जो बातें कही थी उन पर ये 3 क्वेश्चंस आपकी एनसीईआरटी में थे, वो हमने कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 6 है, मैच द फॉलोइंग है आपका।
तो मैंने सही आंसर्स के साथ एकदम मैच करके लिख ही दिया है, ठीक है। सो मैंने लास्ट में मैंने आपको जब मैं प्लेज पढ़ा रही थी, आपको जब चैप्टर में आपको समझा रही थी, तो प्लेज के आजू बाजू डेफिनेशंस थी। मैंने आपको कहा था कि भाई डेफिनेशंस भी इम्पोर्टेंट हैं। सो आप देखो ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आई हैं, आपकी एनसीईआरटी में ही मैच द फॉलोइंग फॉर्म में है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 मैच आंसर्स। सोवरेन, सोवरेन का मतलब क्या है? पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू टेक डिसीजंस, ठीक है। सोवरेन का मतलब कि लोगों के पास डिसीजन लेने का सुप्रीम राइट है। सुप्रीम राइट का मतलब उनके पास एकमात्र अधिकार है लोगों के पास डिसीजन लेने का। रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हम लोग चुनते हैं वो पब्लिक द्वारा चुना जाता है। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब प्राइम मिनिस्टर, तो रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब कि लोग राइट ले, लोगों के पास अधिकार है डिसीजंस लेने का। सोवरेन मतलब लोगों के पास अधिकार है डिसीजन लेने का। रिपब्लिक मतलब जो स्टेट का हेड है उसका वो इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फ्रेटर्निटी का मतलब हमें सबको भाई बहन की तरह रहना है, हमें एक दूसरे के साथ किसी भी तरह का मतभेद नहीं रखना है। फ्रेटर्निटी, हमें भाई बहन की तरह रहना है। सिक्युलर, सिक्युलर मतलब सारी रिलीजन एक समान है, गवर्नमेंट को किसी रिलीजन को भेदभाव नहीं करना है। सेक्युलर वर्ड तो रिलीजन समझ ही लो। सेक्युलर लास्ट में क्या आया? सेक्युलर, र आया ना, तो रिलीजन, ठीक है, धर्म से जुड़ा हुआ है। फ्रेटर्निटी हम बोलते हैं ना, मैंने बहुत बार इंटरव्यूज देखे हैं एक्टर एक्ट्रेस के, वो कहते हैं फिल्म फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाई हम सब फैमिली हैं, भाई बहन है, वैसा। फिर इसके बाद रिपब्लिक, तो रिपब्लिक मतलब जहां पे पब्लिक की चलती है, भाई पब्लिक ही चुनती है हेड, ठीक है। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट चुना जाता है पब्लिक से। एंड देन सोवरेन, सोवरेन मतलब लोगों का, जो लोगों की राइट, लोगों का डिसीजन लास्ट डिसीजन, ठीक है। सोवरेन मतलब फाइनल डिसीजन किसका है? जनता का, ठीक है। सो दीज आर द राइट मैचेस ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। मैंने राइट मैचेस मैच ही कर दिए। नाउ क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 एक पैराग्राफ है एक बुक का, ठीक है। उस बुक का नाम है द मैरिड वुमन। किताब का नाम है मैरिड वुमन। 1912 में ये किताब आई थी। उसका कुछ एक पैराग्राफ है जो दिया हुआ है। पैराग्राफ क्या बोल रहा है? पैराग्राफ क्या बोल रहा है वो मैंने नहीं लिखा है। वो पैराग्राफ पढ़ के आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं। पहला, डू यू थिंक द वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन दिस पैरा रिफ्लेक्टेड द वैल्यूज अंडरलाइंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन? इस पैराग्राफ में जो बातें कही गई हैं वो बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मान्य रखती हैं, वो बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। और डज दिस गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज? क्या ये बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाती हैं? सो ये 2 बातें हैं इस बुक में। मतलब ये वाला पैराग्राफ पढ़ के आप आंसर करो, क्या ये बातें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं या क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अगेंस्ट जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से है। अच्छा, अब यहाँ देखो, अब आंसर करना है। अब पैराग्राफ क्या है? मैंने पैराग्राफ यहाँ नहीं लिखा है, मेरा बहुत ज्यादा टाइम चला जाता। वो पैराग्राफ ये है क्वेश्चन 9, ठीक है। क्वेश्चन 9 में पैराग्राफ दिया हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं एक बार इंग्लिश में रीड करूंगी और आपको हिंदी भी समझाऊंगी। पैराग्राफ लिखा हुआ है, उस किताब का, जिस किताब का नाम है मैरिड वुमन, किताब का नाम है, टाइटल है, बुक का नाम है मैरिड वुमन, और उसके अंदर का एक पैराग्राफ है। क्या पैराग्राफ है? God has made the female species delicate and fragile, both physically, emotionally, pitiably incapable of self-defense. भगवान ने ये जो औरत जात बनाई है वो एकदम कोमल और एकदम विचलित, फिजिकली भी इमोशनली भी, ठीक है। फिजिकली भी औरत और इमोशनली भी एकदम सॉफ्ट है औरत, दयनीय है, पिटिएबल, दया पात्र है औरत, और अपने बचाव की तो उसमें क्षमता ही नहीं है। आगे बोलता है ये पैराग्राफ,
They are destined thus by God to remain in male protection of father, husband and son all their lives. इसलिए औरत की किस्मत में है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे। भगवान ने इसलिए उसको मर्द दिए हैं, कभी बाप के रूप में, कभी हस्बैंड के रूप में, कभी बेटे के रूप में। पूरी उम्र उसको उन्हीं की छांव में रहना है अगर उसको प्रोटेक्शन चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद वो कोमल है, मेंटली भी, फिजिकली भी और इमोशनली भी। वुमन शुड देयरफॉर नॉट स्पेयर, इसलिए औरतों को बुरा नहीं लगाना चाहिए, बट फील ओब्लाइज्ड दैट दे कैन डेडिकेट देमसेल्व्स टू द सर्विस ऑफ मेन। इसलिए औरत को पूरे समर्पण के साथ जो भी मर्द है उसकी लाइफ में, ठीक है, पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में या बेटे के रूप में उसकी सेवा करनी है। ओब्लाइज्ड होना है कि भाई तुम मेरा प्रोटेक्शन कर रहे हो तो मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। तो ये 1912 में मैरिड वुमन करके बुक थी, उसकी ये लाइनें हैं। अब आपसे 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या ये लाइनें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मायने में आती हैं? ऐसी लाइनें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या ऐसा बोलता है, या आपको नहीं लगता ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के खिलाफ है? सो ऑब्वियसली यस, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ऑल आर इक्वल, मतलब जेंडर, ये सब आप सब साइड रखो, जेंडर मतलब मर्द औरत का भेदभाव हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता, ठीक है। सो हाँ, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है। सो आंसर है द अबव पैरा गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ये जो पैराग्राफ है जो ऊपर लिखा हुआ है, जो कि मैंने नहीं लिखा है, आपकी टेक्स्ट में एनसीईआरटी में लिखा है, ये जो पैराग्राफ है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ है। इक्वालिटी इज द बेसिक वैल्यू ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो इक्वालिटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की मूल वैल्यू है। मतलब इक्वालिटी, सबसे पहला वर्ड इक्वालिटी, आपको मैंने डेफिनेशन में भी कल इक्वालिटी आया था, ठीक है। इक्वालिटी मूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर और जेंडर। किसी से भी आप उसके धर्म, जाति, जेंडर, रिलीजन, आप इस बेस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो। वुमन आर एज इम्पोर्टेंट एज मैन। औरतों का स्थान मर्दों के स्थान जितना ही महत्वपूर्ण है। वुमन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड शुड बी गिवन इक्वल स्टेटस एज मैन। इसलिए औरतों को समान अधिकार मिलना चाहिए, उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जितना मैन को मिलता है, ठीक है। सो वो जो किताब थी मैरिड वुमन, उस बुक से ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वो बातें नहीं मानता है, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन 9, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 10। तो इसके साथ हमारा जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो पूरा हो जाएगा। आप देखोगे मैंने क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 स्किप किया है। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 मैंने नहीं कराया है। उसमें आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, आप क्या करोगे। तो क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 आपकी इच्छा हो तो करना, वरना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सो क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 मैं नहीं करा रही हूँ, आपकी इच्छा हो। वो उसमें आपसे पूछा है कि आप क्या करोगे, अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे। क्वेश्चन 8 में भी आप क्या करोगे, ठीक है। सो क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 आप देखना, आपको करना हो तो करना, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। मैं अभी कराती हूँ क्वेश्चन 10। बच्चों हम अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन 10, जो कि है रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन, गिव रीजंस व्हाई ईच ऑफ दीज इज ट्रू और नॉट ट्रू। यहाँ 4 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और आपको अगर वो स्टेटमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ट्रू है, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ट्रू है तो आपको तो भी रीजन लिखनी है, अगर नॉट ट्रू है, इफ इट इज नॉट ट्रू, अगर सही नहीं है तो भी आपको रीजन लिखनी है, ठीक है। सो ए,
The authority of the rules of the constitution is same as that of any other law. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है, वो हर लॉ के इक्वल है, कोई भी नॉर्मल लॉ के इक्वल है. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है कंट्री का, मतलब सबसे ऊंचा लॉ है, तो वो किसी भी लॉ के इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है, सो यहाँ ये ए वाला क्या है? नॉट ट्रू. तो इसका आंसर ये रहा, आंसर ए, नॉट ट्रू. A constitution being the supreme law of the country need to follow perfect procedures. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है कंट्री का, इसलिए उसे परफेक्ट प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं. अगर आपको चेंज करना है, कुछ करना है, तो आप परफेक्ट प्रोसीजर से उसको बदल सकते हो. ठीक है, अभी द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन how different organs of the government will be formed. कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सरकार के अलग अलग ऑर्गन्स कैसे काम करेंगे, सरकार के अलग अलग गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे वर्क करेंगे. तो ट्रू, ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होंगे. कितने ऑर्गन्स हैं? सो 3 हैं. लेजिस्लेटिव, जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव, जो उसे एग्जीक्यूट कराते हैं, एंड देन जुडिशरी, अगर कोई फॉलो नहीं करता है, सो जस्टिस, वी कैन गेट जस्टिस. सो बी पार्ट है ट्रू. कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स इट क्लियर रिगार्डिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बताती है कि गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या पावर्स आते हैं. सी, rights of citizens and limits on the power of the government are laid down in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन के सब राइट्स लिखे हुए हैं, और जो लिमिट्स हैं, गवर्नमेंट के पावर की लिमिट भी बताई गई है कि गवर्नमेंट के पावर की लिमिट क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सिटीजन की राइट्स क्या है वो भी बताई गई है. सो ये स्टेटमेंट क्या है? दिस इज ऑल्सो ट्रू. Constitution guarantees fundamental rights and limits on the power of government. ठीक है, Constitution गारंटी करता है राइट्स, और मतलब राइट्स भी गारंटी करता है, और जो है हमारा गवर्नमेंट के पावर को भी लिमिट करता है. ठीक है, गवर्नमेंट का पावर लिमिटलेस नहीं है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. D, a constitution is about institutions, not about values. अब institutions क्या है? यही फिर से legislative, executive, judiciary. तो क्या constitution सिर्फ institutions के बारे में ही है? It is not about values. तो no, constitution values के बारे में भी है. Ethics, moral values सब follow करता है constitution. ठीक है, so D, not true. Constitution is both about institutions and values. ठीक है, so इस तरह से we completed the NCERT exercise of this chapter Constitution. ठीक है, Constitution design. So now we are moving ahead with extra questions of this chapter. So extra questions. When was the ANC formed? ANC, African National Congress. ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो पहली पार्टी बनी थी, कब बनी थी? So it was formed in 1912. 1912 में सबसे पहली साउथ अफ्रीकन पार्टी जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो बनी थी. ठीक है, हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. सेकेंड, व्हाट हैपेंड इन अफ्रीका एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994. 26 अप्रैल 1994 में साउथ अफ्रीका में आधी रात को क्या हुआ? A new national flag of the Republic of South Africa was unfurled. उस आधी रात को साउथ अफ्रीका एक रिपब्लिक घोषित हुआ. रिपब्लिक मतलब पब्लिक द्वारा चलाया जाने वाला एक देश, और उसका झंडा फहराया गया आधी रात को. ठीक है, 26 अप्रैल 1994 को फहराया गया. थर्ड, who was the first president of the newly born democracy in South Africa? जो साउथ अफ्रीका में नई डेमोक्रेसी बनी, जिसकी हमने अभी अभी बात की, सो वो उस डेमोक्रेसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? सो उसका पहला प्रेसिडेंट ही एक ब्लैक पर्सन था. कौन? सो ही वाज नेल्सन मंडेला. ठीक है, सो नेल्सन मंडेला थे, जो कि खुद एक ब्लैक थे, और उन्होंने भी वही सब बियर किया था, सहन किया था,
एंड वही मतलब टॉर्च बियरर कह सकते हो वहां की फ्रीडम के थे, और ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। डिफाइन एपार्थीड। सो एपार्थीड क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का एक सिस्टम जो काले और गोरों में भेद करता है। सो क्या है एपार्थीड? एपार्थीड वॉज द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल सेपरेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक्स followed by the government of South Africa between 1948 and 1989। 1948 से 1989 तक लगातार ये पॉलिसी चली एपार्थीड की। रेशियल सेपरेशन की पॉलिसी है, मतलब रंग के भेद पे सेपरेट किया है लोगों को, और ब्लैक्स पे इल ट्रीटमेंट किया गया, और साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ये फॉलो कर रही थी पॉलिसी एपार्थीड। ठीक है, सो शॉर्ट में आप लिख सकते हो एपार्थीड वाज द पॉलिसी फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन 1948 एंड 1989। ठीक है, इतने लंबे समय तक ये पॉलिसी चली। ठीक है, ऐसे आप देखो तो हर देश ने कुछ ना कुछ सहा है। जैसे हमारे भारत देश ने अंग्रेजों की गुलामी सही, ठीक है, 100 साल हमारे भारत देश ने भी सही, और यहाँ साउथ अफ्रीका में इस तरह से काले और गोरों का भेदभाव सहन किया साउथ अफ्रीका। मतलब हर देश ने कुछ ना कुछ बियर किया है, और उसके बाद ही वो देश एक अच्छा राष्ट्र बन के उभरा है। ठीक है, सो जैसे देश सहन करते हैं, सो वैसे ही इंसानों को भी थोड़ा सा बियर करना पड़ता है, तभी आप आगे जाके कुछ अच्छा अचीव कर पाते हैं। तो अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, बी पॉजिटिव। अगर देश इतने बड़े बड़े देश अगर उभर सकते हैं ऐसी चीजों से, तो हम तो इंसान हैं। ठीक है, वी विल श्योरली गो थ्रू दिस टाइम। ठीक है, ये टाइम भी निकल जाएगा। फिफ्थ, फॉर whom was the apartheid system particularly oppressive? किसके लिए ये जो सिस्टम था एपार्थीड वाला सिस्टम ऑपरेसिव मतलब कहते हैं ना एकदम पीड़ा देने वाला। ठीक है, असहनीय, किसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था? तो किसके लिए था? ऑब्वियसली ब्लैक्स के लिए। ठीक है, फॉर ब्लैक्स दे वर फोरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। ब्लैक्स के लिए ये जो सिस्टम था बहुत खतरनाक था, और ब्लैक्स को वाइट एरियाज में रहने तक नहीं दिया जाता था। ठीक है, दीज वर द फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हम आगे भी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। बच्चों अभी यहाँ एक क्वेश्चन देखो, मेंशन वन मेजर फीचर ऑफ द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे बड़ा फीचर क्या है? एक बड़ा फीचर बताओ। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इमर्ज्ड एज अ मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। अगर किसी देश को डेमोक्रेसी सीखनी है तो वो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन देख ले। वहाँ मतलब डेमोक्रेसी, वहाँ आजादी, ठीक है, जो पब्लिक है उसको इतनी ज्यादा आजादी है, सो आप बोलने की, पहनने की, ठीक है, हर चीज की, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव, ठीक है, सो हर तरह की आजादी है वहाँ। तो एक डेमोक्रेसी का मॉडल बन के उभरा ये साउथ अफ्रीका। मतलब आप उसकी तरफ देख सकते हो। साउथ किसी भी अगर देश को डेमोक्रेसी के बारे में सीखना है तो साउथ अफ्रीका की तरफ देख सकती है। इट इंस्पायर्ड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी और उसके जो भी चलाने वाले शासक थे जो डेमोक्रेट्स थे, उनको साउथ अफ्रीका के मॉडल ने, जो डेमोक्रेसी मॉडल है, उसने बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन दी। ठीक है, सो कोई भी डेमोक्रेसी साउथ अफ्रीका के बाद जो भी बनी, मतलब साउथ अफ्रीका के रिपब्लिक होने के बाद जो भी डेमोक्रेसीज बनी, वो जरूर एक बारी साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, many compromises were made by the whites and blacks. Mention one of them. जब साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात आई तो कालों ने भी सैक्रिफाइस किए, कॉम्प्रोमाइज किए, उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किए, गोरों ने भी कॉम्प्रोमाइज किए। सो क्या कॉम्प्रोमाइजेस किए? सो
The whites agreed to the principle of majority rule and that one person one vote. ठीक है, गोरों ने क्या माना कि भाई मेजोरिटी जिसको वोट्स मिलेंगे, मतलब कालों ने, जो ब्लैक्स थे, उन्होंने क्या मांग रखी थी कि जो ज्यादा वोटों से जीतेगा वही रूलर होगा। वो बात जो वाइट्स थे उन्होंने मान ली। ब्लैक्स ने एक और मांग रखी कि वन पर्सन वन वोट, कि एक जना एक वोट ही देगा। वाइट्स ने वो बात भी मान ली। सो वहां वाइट्स ने कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि शायद साउथ अफ्रीका में जो कलर्ड पॉपुलेशन है वो ज्यादा है। ठीक है, मतलब वाइट्स कम हैं, जो ब्राउन और ब्लैक लोग ज्यादा हैं साउथ अफ्रीका में। तो वहां आप बोल सकते हो कि साउथ अफ्रीकन्स ने वहां इनकी बात मानी, तो एक उन्होंने कॉम्प्रोमाइज ही किया। ब्लैक्स ने The blacks agreed that majority rule would not be absolute. मतलब जो अगर मेजोरिटी रूल लागू हो रहा है तो वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, मतलब वो सर्वोपरि नहीं होगा, सबसे ऊपर नहीं होगा। ऐसे नहीं कि भाई अगर भाई जीत गए मेजोरिटी से तो भाई आप ही आप हो। ठीक है भाई, उसको सुनना पड़ेगा नीचे। ठीक है, सो वाइट्स ने कॉम्प्रोमाइज किया और ब्लैक्स ने भी कॉम्प्रोमाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Despite many difficulties, there was one big advantage for the makers of Indian Constitution, which was absent in South Africa. What was it? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत डिफिकल्टीज आई, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज थी जो उनको डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, जो कि साउथ अफ्रीकन्स को फेस करनी पड़ी। कौन सी डिफिकल्टी थी? So answer, unlike South Africa, the makers of the Indian Constitution did not have to create consensus about what a democratic India should look alike. मतलब साउथ अफ्रीका की तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक कंसेंसस मतलब एक मत, एक कॉमन विचार, उनको मिलके बैठ के सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि एक डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा हो। क्यों? क्योंकि वो तस्वीर तो उन्होंने तब से तैयार कर ली थी जब क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे हमारे देश में, जब अंग्रेज भगाओ आंदोलन चल रहा था हमारे देश में। हमारे क्रांतिकारी रोज कुछ ना कुछ कर रहे थे अंग्रेजों को भगाने के लिए। तब से मन में आ गया था कि इंडिया जब आजाद होगा तो कैसा होगा, इंडिया जब आजाद होगा तो गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं होगा, इंडिया जब आजाद होगा तो मर्द औरत के बीच में भेदभाव नहीं होगा, इंडिया जब आजाद होगा तो ऊंच नीच ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सबकी सुनी जाएगी, सब वोट देंगे। ठीक है, सो ऐसी ऐसी बातें उनके मन में पहले ही आ गई थी जब वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे। तो सारे जो इंडियन मिनिस्टर्स थे उनके मन में ये बातें पहले से ही थी, जबकि साउथ अफ्रीका ने कुछ ऐसा नहीं सोचा था। पहले तो वो एक मत ही नहीं थे, मतलब कंसेंसस क्या होता है, एक जैसी सोच। और क्योंकि सामने ब्लैक्स थे और दूसरे वाइट्स थे तो उनकी सोच एक जैसी थी ही नहीं। तो ये चीज थी कि जो साउथ अफ्रीका में थी, डिफिकल्ट थी, वो हमारे में नहीं थी। सो अनलाइक साउथ अफ्रीका, द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट हैव टू क्रिएट कंसेंसस अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक। Much of this consensus had evolved during the freedom struggle only. मतलब जब आजादी की लड़ाई चल रही थी उसी टाइम कंसेंसस मतलब एक विचारधारा बन गई थी कि भाई इंडिया आजाद होगा तो डेमोक्रेटिक होगा, इंडिया आजाद होगा तो उसमें ये रूल्स होंगे, ये रेगुलेशंस होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। उसी टाइम वो थिंकिंग प्रोसेस में आ गया था। सो कंसेंसस मतलब सबके विचार तो ऑलमोस्ट एक ही थे। What inspired the Indian leaders in the making of the Constitution? जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली? जैसे कि आप पढ़ते हो, ठीक है, आप पढ़ते हो, आपका कुछ ड्रीम है, कोई गोल है कुछ अचीव करने का, आप 90% ऊपर सोच रहे हो लाना, तो आप किसी की तरफ देखते होगे ना, आपका कोई रोल मॉडल होगा या कि कोई दीदी भैया किसी को तो आप देखते होगे। तो वैसे ही जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। उन्होंने किन की तरफ देखा? सो
सबसे पहले द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उन्होंने जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो आपने ये पढ़ा भी है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। तो हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियल्स से, मतलब एक प्रेरणा सूत्र है, वो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसके आइडियल्स हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, तो सेकंड है द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन, ठीक है, जो ब्रिटेन यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, सो वहां से भी जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम था वहां से भी प्रेरणा ली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। फिर थर्ड है द बिल्स ऑफ राइट्स इन यूएस। सो यूएस में जो राइट्स के बिल पास हुए थे, मतलब राइट के जो नियम पास हुए थे, ठीक है, राइट फ्रीडम, इक्वालिटी, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सो ये सब यूएस से लिया। ठीक है, तो इंडिया ने किस किस से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रेरणा ली? सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन, दूसरा ब्रिटेन और तीसरा यूएस। ठीक है, आप कहोगे साउथ अफ्रीका का तो मैडम बहुत बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया ने क्यों नहीं ली? तो बेटा साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में बना है, ठीक है, तो वो उससे प्रेरणा कैसे ले लेगी इंडिया? ठीक है, तो पहले इंडिया जब आजाद हुआ 1947 में आजाद हुआ, 1950 में तो कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार था, जबकि आप साउथ अफ्रीका में तो आप देख रहे हो कि साउथ अफ्रीका तो 1994 आप देख रहे हो, ठीक है, तब तो कितना समय का गैप है। उल्टा शायद साउथ अफ्रीका ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा तो शायद उसने इंडिया से प्रेरणा ली हो। ठीक है, तो इंडिया ने 3 जगहों से प्रेरणा ली, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ब्रिटेन की डेमोक्रेसी से और यूएस के जो बिल राइट्स थे उससे। क्वेश्चन, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? The drafting of the Indian Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थी उसकी ड्राफ्टिंग मतलब उसको बनाना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग, ठीक है, तो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय एन असेंबली। असेंबली का मतलब ग्रुप बोल सकते हो, ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। किन लोगों ने बनाया था हमारा किन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ड्राफ्ट किया था? तो कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, जिन्हें इलेक्टेड मतलब उनको चुना गया था बाकायदा वोटिंग से, तो 299 मेंबर्स का ग्रुप था, उन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे ड्राफ्ट किया, बनाया, और उन्हीं को उस ग्रुप को उन मेंबर्स को 299 उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। ठीक है, बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक सबसे असाधारण जीत क्या थी? अनयूजुअल मतलब वो जीत जो आप सोच भी ना सको और वो आपने हासिल किया हो, तो ऐसी कौन सी जीत थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की? ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी, अगर आप लास्ट 50 साल की बात करें, हाफ अ सेंचुरी मतलब पिछले कुछ 50 साल की बात करें, no large social group or political party has ever questioned the legitimacy of the constitution itself. आज तक अगर तकरीबन पिछले 50 या उससे ऊपर सालों की बात करें, तो किसी भी बड़े सोशल ग्रुप ने, मतलब कोई बड़ा सोशल ग्रुप या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी मतलब उसकी मतलब लॉफुलनेस, मतलब भाई कहते हैं ना जो एक उसकी सच्चाई पे, ठीक है, किसी ने क्वेश्चन मार्क नहीं किया, उसके वजूद पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, कोई आपने कभी ऐसा किस्सा नहीं सुना होगा कि कोई नेता ने आंदोलन किया कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, कोई नेता को ये कानून पसंद नहीं आया,
मतलब भले छोटे मोटे ग्रुप्स रहते होंगे भाई, कुछ लोग होते होंगे जो खिलाफ होंगे, पर कोई बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप या कोई बड़ा सोशल ग्रुप आगे नहीं आया जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पे उंगली उठाई हो। ठीक है, तो लेजिटिमेट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम मान्य है। ठीक है भाई, हर किसी को एक्सेप्टेबल है। लेजिटिमेसी मतलब एक्सेप्टेंस है हम सबको। ठीक है, सो किसी ने उसके होने पे ऐतराज नहीं उठाया। सो दिस इज द विन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यही एक विन पॉइंट है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विनिंग पॉइंट। हु प्लेड अ की रोल इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब कहते हैं ना सर्जनकर्ता, किन्होंने बनाया। हु प्लेड अ की रोल, सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का था। ठीक है, What is called the preamble of the Constitution? Preamble क्या कहलाता है? किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का अगर preamble शब्द लें तो वो क्या है? So our Constitution begins with a short statement of its basic values. अगर आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो तो स्टार्ट होता है हमारी बेसिक वैल्यूज के साथ। भाई बेसिक वैल्यूज डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, सोवरेनिटी, ठीक है, ये सब, इक्वालिटी, इनसे। दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी को ही हमने प्रीएम्बल कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली में प्रीएम्बल ही इंट्रोडक्शन है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है। जैसे बुक का इंट्रोडक्शन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन एक प्रीएम्बल है। ठीक है, सो प्रीएम्बल में सारी बेसिक वैल्यूज लिखी होती है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कंट्री बना रही है तो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस, क्या इम्पोर्टेंस है उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल का। द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फिलोसॉफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल होता है, जो आगे का पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है कि अंदर क्या मिलने वाला है आपको उस बुक के। सो द प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फिलोसॉफी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप प्रीएम्बल देखो तो उसमें फिलोसॉफी लिखी हुई है ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बिल्ट। जिस फिलोसॉफी पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वही फिलोसॉफी दिखाई गई है। It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड सेट करता है, प्रीएम्बल एक स्टैंडर्ड सेट करता है टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ। कोई भी लॉ को एग्जामिन करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है। एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है, क्या लेगी, टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड, और भाई क्या अच्छा क्या बुरा, ये सब आपको प्रीएम्बल में मिलता है। इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरह से बोला जाए तो प्रीएम्बल एक आत्मा है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की एक आत्मा है। ठीक है, सो इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ। एक स्टैंडर्ड सेटअप करती है कि ये कानून है, आप अगर आपने ये क्रॉस किया तो आप क्रिमिनल हो। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड है। एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए भी एक स्टैंडर्ड सेटअप करती है, गवर्नमेंट को भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देती है जो उसे फॉलो करने हैं। टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड। ठीक है, कोई चीज मतलब अच्छी है या बुरी है, उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड सेटअप करती है। इट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल एक सोल है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव मतलब, so the makers of the Indian Constitution made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. ठीक है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने प्रोविजंस बनाए थे, मतलब कुछ नियम बनाए थे कि भाई
कभी चेंज करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ा, छोटे मोटे बदलाव करने पड़े तो आप कर सकते हो। वो उस चीज के लिए ओपन थे। वो ऐसा नहीं लिख के गए थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको भाई जब तक दुनिया रहेगी तब तक फॉलो करना है। उन्होंने प्रोविजंस रखे थे कि अगर फ्यूचर में बदलाव करने हैं आपको इस कॉन्स्टिट्यूशन में, आप कर सकते हो। टाइम टू टाइम नई जनरेशन के साथ अगर आपको कुछ नया बदलाव लाना है तो आप ला सकते हो। ठीक है, छोटे मोटे चेंजेस आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कर सकते हैं, जो कि आजकल सरकार बहुत कर भी रही है। ठीक है, आप खुद आप मैच्योर हो, यू आर स्टैंडर्ड 9th, आप न्यूज देखते ही रहते हो, काफी बदलाव कर रही है सरकार। ठीक है, एजुकेशन के साथ और जम्मू कश्मीर की पॉलिसी के साथ। ठीक है, हर जगह इतने बदलाव हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहा जाता है। What according to जवाहरलाल नेहरू does सर्विस टू इंडिया मीन? जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से सर्विस टू इंडिया का मतलब क्या है? सर्विस टू इंडिया मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि मैं इंडिया की सर्विस करूंगी, भाई मैं इंडिया की सेवा करूंगी, तो इसका मतलब क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है, तो आंसर सर्विस टू इंडिया मीन्स सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर फ्रॉम दिस रीजन और दैट। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि मैं सर्विस कर रही हूँ इंडिया की, तो इसका मतलब क्या है? सर्विस टू इंडिया मीन्स, ठीक है, सर्विस टू इंडिया मीन्स, सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स, सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स सर्विस ऑफ द मिलियंस, उन करोड़ों, ठीक है, उन करोड़ों लोगों की सर्विस जो सफर कर रहे हैं, जो तकलीफ में है इस कारण से या उस कारण से, किसी भी कारण से कोई भी तकलीफ में है, अगर आप उसको सर्व कर रहे हो, उन करोड़ों लोगों को सर्व कर पा रहे हो, तो आप इंडिया की सर्विस कर रहे हो। ठीक है, चाहे कारण कुछ भी हो, दुख का, गरीबी हो, बीमारी हो, ठीक है, कोई भी कारण हो, अगर आप किसी की मदद कर पा रहे हो तो आप सर्विस ऑफ इंडिया, मतलब आप अपने भारत की सर्विस कर रहे हो, आप अपने देश की सर्विस कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो। लास्ट, व्हाट डिड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वांट? ठीक है, क्या चाहते थे? अम्बेडकर की क्या चाहत थी? सो व्हाट डिड ही वांटेड? ही वांटेड अ सोसाइटी इन विच दलित्स शुड हैव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। वो एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें दलितों को एक सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी मिले। सोशल मतलब सामाजिक, ठीक है, भाई कोई समाज में ऐसे ना बोले तू छूत है, तू छोटा है, तुझे तो टच नहीं कर सकते। और वो इकोनॉमिक, ठीक है, वो पैसे से भी बहुत गरीब होते थे। आप अगर आपने स्टैंडर्ड 6 ढंग से पढ़ा है, स्टैंडर्ड 6 अगर ढंग से पढ़ा है, उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में लिखा हुआ है। B.R. अम्बेडकर खुद एक शेड्यूल कास्ट से आते थे, ठीक है, छोटी कम्युनिटी से आते थे। वो उनकी कास्ट का नाम माहर कास्ट था, MAHAR, माहर कास्ट। उस टाइम माहर कास्ट को अछूत, अनटचेबल्स में माना जाता था। उन्हें छुआ जाना भी एक मतलब एक पाप जैसा हो जाता था। डॉक्टर अंबेडकर एक अच्छे परिवार से आते हैं, मतलब उनके पिता एक अच्छी पोजीशन में थे, पोजीशन पे तैनात थे बॉम्बे में। तो एक बारी वो अपने दोस्तों के साथ बॉम्बे गए घूमने ट्रेन में, अपने पिता से मिलने। तो जैसे भी वो उतरे तो वो अपने पिता के लिए वेट कर रहे थे और उनके पिता नहीं आए उन्हें लेने। वो वहीं वेट कर रहे थे अपने 2 दोस्तों के साथ। उनको लगा शायद मेरे पापा का ड्राइवर ही आ जाए, मतलब उनके पापा एक अच्छी पोजीशन पे थे। उस टाइम उस स्टेशन का मास्टर उनके पास आया और उनके कपड़े अच्छे थे, B.R. अम्बेडकर अच्छे घर के लग रहे थे, तो वो उनको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारी कास्ट क्या है, और जैसे ही उसने माहर बोला, वो स्टेशन मास्टर ऐसे भागा जैसे कि भूत, मतलब एकदम, मतलब खड़ा रहना भी उसने गवारा नहीं किया और वो भाग गया वहां से। उसके बाद स्टेशन मास्टर को जैसे ही पता लगा कि ये तीनों लड़के दलित हैं,
तो ये पूरी खबर पूरी स्टेशन में फैल गई। स्टेशन पूरा खाली हो गया था, ट्रेन कब की जा चुकी थी। B.R. अम्बेडकर के पिता या उनके पिता के ड्राइवर कोई भी उन्हें लेने ही नहीं आया। फिर आखिर वो बाहर टांगा लेने गए, ठीक है, टांगा चलता था उस टाइम। उन्होंने अपने पिता की एड्रेस बोली, पर टांगे वालों को पता लग गया था कि वो माहर कास्ट के हैं, वो दलित हैं। कोई टांगे वाला तैयार नहीं हुआ उन्हें ले जाने। वो डबल पे करने के लिए तैयार थे, जितना टांगे वाला मांगे उतना देने के लिए तैयार थे, पर कोई तैयार नहीं हुआ। सो ये इंसिडेंट, ये बचपन का इंसिडेंट ने उनको बहुत हिला के रख दिया। मतलब भले वो सोच रहे थे कि मैं तो भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट घर से था, मतलब उनके पिता अच्छी पोजीशन पे थे, पैसे की कमी नहीं थी। वो सोच रहे थे अगर मैं कोई फुल गरीब होता तो मेरी क्या हालत होती। तो इसीलिए उन्होंने अपनी कास्ट के लोगों के लिए, दलितों के लिए बहुत कुछ करना। और जो आज जो 30% रिजर्वेशन चल रहा है भारत में, वो इन्हीं की देन है। यही दे के गए हैं 30% रिजर्वेशन टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसीज, ठीक है, यही दे के गए हैं। हम जो कहते हैं ना जनरल और ये कैटेगरी सेटअप, एक्चुअली डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही करके गए हैं, क्योंकि तब सच्ची में इन दलितों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत खराब थी। मतलब इनसे गंदे काम ही कराए जाते थे, इनसे गटर ही साफ कराए जाते थे, मुर्दे ही उठवाए जाते थे, मरे हुए बर्ड्स इनसे उठवाते थे। सच्ची में इतना भेदभाव था सोसाइटी में। तो आज कुछ हम जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो हम कभी कभी उनको ऐसा सोचते हैं कि रिजर्वेशन है तो हम लोगों को भाई हमारे साथ अन्याय है। पर हाँ वो है, ठीक है, हम मानते हैं, पर उस टाइम रियली में उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि ये करना पड़ा उन्हें, ठीक है। तो इसके बाद ही आपको अभी ये जो दलित हैं, ठीक है, आपको ये लोग अभी अच्छी पोजीशंस पे दिखते हैं। ये लोग इवन IAS हैं, IPS हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ठीक है। सो ये लोग अब बहुत आगे आ चुके हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं। सो थैंक्स टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इतना कुछ सोचा और स्पेशल उन्होंने दलित्स के लिए ऐसा चाहा, ठीक है, क्योंकि उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा था। So with this I am ending this chapter of ours, Constitution Design. So the chapter was very easy. This is the third chapter in your civics textbook. जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें जो पहला डेमोक्रेसी वाला चैप्टर है वो डिलीटेड है। फिर उसके बाद व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, और उसके बाद ये, ठीक है। सो हमने 2 ही चैप्टर पढ़े हैं अभी तक सिविक्स में, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, ठीक है। सो आई एम एंडिंग हियर बाय माय लेक्चर। जस्ट कंप्लीट द होल थिंग, मतलब सब कुछ लिख लेना, सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, see the video very properly, try to see it at least 2 to 3 times to make it very clear. आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपके दिमाग में अच्छा बैठेगा चैप्टर। सो आपका चैप्टर वीडियो देखते ही तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम एंडिंग हियर, थैंक यू।